का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का किया शुभारंभ। कहा, एनर्जी से भरे गोवा में ऊर्जा सप्ताह का आयोजन खुशी की बात। पिछले कुछ सालों में देश में बढ़ते बायोफ्यूल के उपयोग और 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखने पर भी फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के सार्थक प्रयासों से देश में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ दीदियां जोड़ने का मंत्रालय ने कीर्तिमान किया स्थापित। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जल्द ही वो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी करेंगे हासिल। कृषि क्षेत्र में यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में 5.1% वृद्धि दर का रखा है लक्ष्य। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 3 नई योजनाओं के लिए 460 करोड़ रुपए का भी किया गया है प्रावधान। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की 43वीं बैठक में खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सरल बनाने के संशोधनों को दी गई मंजूरी। संशोधनों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद खाद्य उत्पादों के लिए FSSAI प्रमाणीकरण होगा अनिवार्य। देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार पशुपालन को दे रही है बढ़ावा। राजस्थान के बूंदी कृषि विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को दिया गया बकरी पालन पर प्रशिक्षण। बकरी पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाकर रोजगार का साधन बनाने की दी गई सलाह। उत्तर पश्चिम और निकटवर्तीय मध्य और पूर्वोत्तर राज्य के हिमालयी राज्यों में बारिश से मौसम सुहावना। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ भीषण बर्फबारी। भारी बर्फबारी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को काफी नुकसान। और मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री ने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री का ध्यान ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर है। इसी दिशा में 6 से 9 फरवरी तक गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ये देश के ऐसी एकमात्र ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है जो संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एक मंच प्रदान कर रहा है और भारत के ऊर्जा परागमन लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। भारत ऊर्जा सप्ताह का प्रमुख उद्देश्य स्टार्टअप को प्रोत्साहन और उन्हें ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में एकत्रित करना है। इसी दौरान कई देशों के लगभग 17 ऊर्जा मंत्रियों सहित इस क्षेत्र से जुड़े 35,000 से अधिक लोगों की भागीदारी हो रही है। कार्यक्रम में 900 से अधिक प्रदर्शक भी अपनी प्रदर्शनी के साथ भागीदारी कर रहे हैं। इसमें 6 समर्पित देशों कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पवेलियन हैं। देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME ने ऊर्जा क्षेत्र में किए गए नवाचारों का भी प्रदर्शन किया। इसके लिए विशेष मेक इन इंडिया पवेलियन का भी आयोजन किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत में बायोफ्यूल का उपयोग बढ़ा है और भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बायोफ्यूल्स का एडॉप्शन तेजी से बढ़ा है। 10 साल पहले हमारे यहाँ पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 1.5% के आसपास थी। 2023 में ये 12% से अधिक हो गई है। इससे लगभग 42 मिलियन मेट्रिक टन कार्बन एमिशन घटा है। हम 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे, पिछले इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ही भारत ने 80 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर
20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत की थी। अब हम देश के 9,000 आउटलेट पर यही काम कर रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विकास केंद्र और वैश्विक ऊर्जा के लिए मांग केंद्र बन रहा है। Honorable Prime Minister, under your leadership, India is becoming the growth center for the global economy and the demand center for global energy. Reflecting this position, in just 2 years, the India Energy Week has become a prominent date on the global energy calendar. Seeing the turbulence in the last 2 years, India, through its market processes and otherwise, has sought to play the role of a unifier in the global energy market. We need to come together and join hands in defining an energy agenda which is inclusive, market-driven and climate-sensitive. अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार का कल बजट पेश हुआ, जो पिछली बार के बजट आकार से करीब 7% ज्यादा है। योगी सरकार का फोकस इस बार महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर दिखाई दिया। सीएम योगी ने धार्मिक शहरों के विकास पर भी खासा जोर दिया है। तो इस बजट में प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य पाने का पूरा खाका भी तैयार किया गया है। आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने साल 2024-25 के बजट के केंद्र में आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को रखा और उत्तर प्रदेश को मिला अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट। राज्य के बजट ने 7 लाख करोड़ की सीमा को पार किया है। 2023-24 की तुलना में बजट में 6.7% की वृद्धि की गई है। साथ ही ये बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश का जो बजट का आकार में जो बढ़ोतरी हुई है, यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की जो प्रतिबद्धता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उनके उस विजन को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इन सब को समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी यह प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पेश करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। इसके बाद बजट को विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। उन्होंने कहा कि ये बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित है। डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। बुंदेलखंड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर
2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस राज्य है, जिसका मतलब हुआ कि राज्य के खर्चे से ज्यादा राज्य की आमदनी है। हाल ही में राज्य से होने वाला निर्यात 3 गुना बढ़ चुका है। देश के जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% है और राज्य सरकार का दावा है कि ये हिस्सेदारी बढ़कर 16% होगी और उत्तर प्रदेश जल्द ही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। इसके लिए राज्य ने काशी, मथुरा, अयोध्या धाम, विंध्य कॉरिडोर, राम वन पथ गमन परियोजना जैसे आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्रों के साथ साथ एक जिला एक उत्पाद और पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी परियोजनाओं पर खासा ध्यान दिया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में किसान पशुपालन व्यवसाय को अपनाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें, इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर इच्छुक युवाओं और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी कड़ी में राजस्थान के बूंदी कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को बकरी पालन पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कुल 75 परीक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष प्रोफेसर हरीश वर्मा ने किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत चल रही योजना का लाभ उठाकर बकरी पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाकर रोजगार का साधन बनाने की सलाह दी। प्रशिक्षण के दौरान पशुपालक परीक्षणार्थियों को बकरी में होने वाले रोगों की रोकथाम, बकरी की उत्तम नस्लें, गर्भावस्था के दौरान देखभाल, बकरियों में आहार व्यवस्था, बकरी का आवास, बकरियों के लिए आहार व चारा प्रबंधन, टीकाकरण, चारे के लिए वृक्षारोपण, वर्ष भर चारा उत्पादन और पशु आहार बनाने के बारे में भी जानकारी दी गई। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के सार्थक प्रयासों से देश में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से 10 करोड़ दीदियां जुड़ चुकी हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा हासिल इस वैश्विक कीर्तिमान और भविष्य में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य के विषय पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय लगातार गांवों के आर्थिक तरक्की और उन्नयन के लिए काम कर रहा है और इसी क्रम में ग्रामीण आबादी में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह लगातार काम कर रहे हैं और इनके मिशन मोड पर काम करने की वजह से आज दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से महिलाएं तकरीबन 10 करोड़ जुड़ चुकी है और यह देश में न केवल कीर्तिमान है बल्कि मंत्रालय के लिए बेहतरीन उपलब्धि भी है। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। सर, सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है उसको आप जमीनी स्तर पर बेहतरीन तरीके से क्रियान्वयन करने में लगातार काम कर रहे हैं और ये उपलब्धि 10 करोड़ दीदियां जो जुड़ी है उससे सार्थक साबित हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री का सपना एक मिशन कि गांव के गरीब महिलाओं को, दीदियों को, घरों को आजीविका मिशन से जोड़ना। अब देश के अंदर 2011 के आंकड़े के मुताबिक 19.5 करोड़ घर हैं ग्रामीण क्षेत्र में। उसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 से हमने 10 करोड़ का लक्ष्य लिया था प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और 10 करोड़ 2024 के मार्च तक पूरा करना था घरों तक पहुंचने का। हमने 10 करोड़ की संख्या पूरी कर ली मोदी जी के नेतृत्व में। अब केवल पूरी नहीं की है बल्कि एक एडवाइजरी और दिए हैं कि जो नीडी गरीब घर हैं, चाहे वो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में उनका नाम हो या ना, उसको भी जोड़ना। आपने लक्ष्य निर्धारित किया है 3 करोड़ और दीदी बनाने का, लखपति दीदी के नाम से। निश्चित तौर पर ये वो ग्रामीण महिलाएं हैं जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय जमीनी स्तर पर हम तक पहुंचेगा और हमें इसमें भागीदार बनाकर एक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। आप क्या कहेंगे जो आपने लक्ष्य लिया उस पर? 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय देश में केवल 2 करोड़ 32 लाख घरों तक पहुंचे थे और केवल बैंक का लिंकेज 22,000 करोड़ था और एनपीए था 9.58। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में
आज विभाग ने हम 10 करोड़ घरों तक पहुंचे, दीदियों को लिया, और दीदियों 22,000 करोड़ के बदले 8,15,000 करोड़ उनको बैंक से क्यूमुलेटिव लोन भी मिला, उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। वही नहीं, कुशल नेतृत्व में 9.58 था पहले यूपीए गवर्नमेंट में एनपीए, वो घट करके 1.06 हुआ। उसका कारण एक और भी रहा, कुशल नेतृत्व, और हमने 4.5% इंटरेस्ट सबमिशन भी दीदियों को दिया और टेक्निकल असिस्टेंस भी दिया। आपने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, सामाजिक सुरक्षा देने और उनका अपने घर का सपना पूरा करने के लिए भी लगातार काम किए हैं, और इस बजट में इसका साफ परिलक्षित आपके जो प्रयास थे वो देखा जा रहा है। कितना प्रयास आप अब कर रहे हैं, भविष्य में किस तरह हम देखते हैं जो महिलाओं के लिए आवास देना, दीदियों को अपने घर का सपना पूरा करना? देखिए, आज जो आवास हम दिए 3 करोड़, लगभग हम 4 करोड़ घर, 76 लाख घर हमने बनाया मोदी जी के नेतृत्व में। जो इंदिरा आवास 30 साल से चलता था, अधूरा था, तो 76 लाख वो घर बनाया। 3 करोड़ घर अभी मैंने आवंटित किया, अब 2 करोड़ घर अभी और प्रधानमंत्री जी ने दी है, और ये सब के सब तो दीदी को ही लाखपति बनाया हूँ। घरों को देकर केवल घर नहीं दिया हूँ, उनको शौचालय भी दिया, उनको उसके साथ गैस सिलेंडर भी दिया, बिजली भी दिया, और प्रधानमंत्री ने खाना बनाने के लिए अनाज भी दिया। ये महिलाओं के सशक्तिकरण का, जिसका परिणाम स्वरूप हुआ है कि आज 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आ पाए। पंचायतों के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ महिलाओं के विकास के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं, और ये ग्रामीण भारत की आबादी में हम जाते हैं तो देखने को भी मिलता है। तो पंचायतों को सशक्तिकरण के लिए अब और क्या प्रयास भविष्य में किए जाने चाहिए? अब देखिए, पंचायतों को सशक्तिकरण के लिए एक तो निर्वाचित लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले 25-26 लाख ट्रेनिंग हुआ था, अभी मैं 3 करोड़ लोगों को, क्योंकि 31 लाख पंचायत हैं, तो हम ट्रेन कर रहे हैं। वित्त आयोग के पैसे से संपोषित कर रहे हैं। 10 गुना अधिक पैसा दिया यूपीए सरकार बनाम एनडीए सरकार। आपने पंचायतों और ग्रामीण आबादी को मजबूती और आर्थिक आधार प्रदान कराने के लिए मेड पर पेड़ और कैक्टस जैसे औषधीय पौधे लगाने की पिछले साल पहल की थी, और हम देख रहे हैं आप गांव में इसका बड़ा तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग इसमें रुचि भी ले रहे हैं। तो इस मिशन को लेकर हम आगे किस तरह और नवाचार देखते हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह हमेशा नवाचारों और किसानों को न्याय के लिए जाने जाते हैं। देखिए, पहले कोई जो 10 साल पहले प्लांट कितने लगे वो तो कागज पर है, लेकिन जमीन पर है कि नहीं इसका कोई जियो टैगिंग नहीं था। हमने इसको 16 में जियो टैगिंग शुरू किया, और एक एक पेड़ का भी एक एक एसेट का जियो टैगिंग जो भी बन रहा है वो आज आप गूगल से भी देख लें और हमारे अंक से भी देख लें। दूसरा, हमने किसानों के लिए खास करके मैंने कर दिया है कि क्वालिटी प्लांट, वो फलदार पेड़ लगाना चाहें तो 200 पेड़ तक लगाएं अपने जमीन पर, और उसके पोषण का काम भी जॉब कार्ड होल्डर हैं तो जॉब उनको मिले। तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका मानना है कि मंत्रालय की सार्थक पहल से एनआरएमएल के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की 10 करोड़ दीदियां जुड़ना न केवल मंत्रालय के एक कीर्तिमान है, बल्कि भविष्य में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाकर ग्रामीण आबादी में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक स्वाभिमान और सम्मान के साथ राष्ट्र विकास में जोड़ने का ये एक मिशन है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्व बंधु और श्रीनिवास के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित हुई अपनी 43वीं बैठक में खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों को सरल और कारगर बनाने के लिए संशोधनों को मंजूरी दी है। संशोधनों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद खाद्य उत्पादों के लिए केवल
FSSAI प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। बैठक में खाद्य उत्पादों की नियामक स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए तरीकों की अपनी तरह की पहली और विस्तृत नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में FSSAI के CEO कमला वर्धन राव, वाणिज्य मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ कई दूसरे मंत्रालयों के अधिकारियों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में उद्योग संघों, उपभोक्ता संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। और आइए बात करते हैं मौसम की। उत्तर पश्चिम और निकटवर्ती मध्य और पूर्वोत्तर भारत के हिमालयी राज्यों में सोमवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। इस दौरान पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ भीषण बर्फबारी भी हुई। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। कश्मीर में हिमस्खलन की चेतावनी दी गई है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, बिहार और बंगाल समेत ज्यादातर मैदानी राज्यों में सुबह के समय कोहरा छाया रहा। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आज से धूप खिली रहेगी और दिन में आसमान साफ रहेगा। सुबह के समय कोहरे की स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार आएगा और न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि होगी। उधर जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ भीषण बर्फबारी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते यहां लोगों को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस हाईवे को मरम्मत के लिए आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक के लिए बंद रखा जाएगा। इसी बाबत जानकारी देते हुए रामबन के SSP ट्रैफिक रोहित बसकोत्रा ने कहा कि इस दौरान ढालवास और किश्तवाड़ी पठार में सड़क की मरम्मत की जाएगी। दिनों से जो भारी बर्फबारी और बारिश हुई है, उसमें हाईवे के कुछ हिस्सों में नुकसान पहुंचा है। उसी के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि हमें 24 घंटे का हॉलिडे दिया जाए, जो कल सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि 6 तारीख की सुबह 8 बजे से लेकर 7 तारीख की सुबह 8 बजे तक वो चलेगा, कुल 24 घंटे के लिए। और उस हॉलिडे के समय के दौरान वो डलवास में और किश्तवाड़ी पत्थर में जो रोड को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे और रोड को रिस्टोर करेंगे, ताकि कम्युनिटी इसको फ्रीली और सेफली ट्रैवल कर पाए। रुख करेंगे उत्तराखंड का। आधुनिक तकनीक की मदद से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन मेडिकल सेवा भी शुरू कर दी है। इसके जरिए पर्वतीय क्षेत्रों में जरूरी दवाइयां और वैक्सीन समेत अन्य मेडिकल सामग्री बेहद कम समय में पहुंचाई जा सकती है। आपदा के लिहाज से संवेदनशील राज्य में ड्रोन मेडिकल सेवा गंभीर रोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। पेश है ये खास रिपोर्ट। ऋषिकेश एम्स नियमित ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है। इसकी मदद से उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में आपात स्थिति में गंभीर बीमारी की दवाएं या दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति के इलाज के लिए ब्लड कंपोनेंट कुछ ही देर में पहुंचाया जा सकेगा। संस्थान की निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह ने कहा कि ये सेवा पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने में मददगार साबित होगी। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें पहाड़ियों पे लोग रहते हैं और उनकी वहाँ पे जो भी मेडिकल नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार वो अस्पताल से दिखा के जाते हैं, लेकिन उनकी दवाइयाँ जो हैं वो वहाँ जाके ख़त्म हो जाती हैं जब, तो उनको लेने के लिए वो आ नहीं पाते कई बार। तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उन्हें हम मेडिसिन्स ड्रोन्स के ज़रिए उनको हम दे सकते हैं, उनको उपलब्ध करा सकते हैं। ड्रोन सेवा शुरू करने से पहले एम्स प्रशासन ने पिछले वर्ष इसका ट्रायल किया। इस ट्रायल की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से की गई। राज्य के पौड़ी और उत्तरकाशी में भी ड्रोन की मदद से सेवाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। ऋषिकेश एम्स की ड्रोन सेवा 50 किलोमीटर की एरियल दूरी कवर कर सकती है। समय के साथ इसका विस्तार किया जाएगा। अभी 1 फरवरी से हमारी रेगुलर सर्विस ड्रोन्स की शुरू हो गई है,
जिससे हम डिफरेंट जो हमारे CHC, PHC या आरोग्य मंदिर जो हैं वहाँ पे हम दवाई पहुँचा सकेंगे। और सिर्फ दवाई ही नहीं इससे जाती है, इससे कुछ भी जा सकता है। जैसे वैक्सीन है, कोई वैक्सीन की कहीं पे ज़रूरत है तो उसको प्रॉपर मतलब स्टोर करके उसकी प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके उसका जो ड्रोन का जो पार्ट होता है जिसमें पेलोड जाता है उसमें डाल के दे सकते हैं। पहाड़ी गांव के स्वास्थ्य केंद्रों में ड्रोन से सामान उतारने, चढ़ाने और संचालन में महिलाओं की अहम भूमिका होगी। इसके लिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिन्हें नमो ड्रोन दीदी का नाम दिया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से कई लेडीज की ट्रेनिंग हुई है जिनको हम ड्रोन दीदी कह रहे हैं। इनको हमने ट्रेन करा लिया है। इनका स्पेशली एक स्पेशल प्रोग्राम के अंडर गुड़गांव में इनका ट्रेनिंग हुआ था और ये फिर वहाँ पे उनको ड्रोन को खाली करेंगी या उसमें से सामान निकालेंगी और उसको आगे भी डिलीवर कर देंगी। जैसे मान लीजिए CHC से किसी पेशेंट को देना है, क्योंकि वो उसी कम्युनिटी से होंगे, उनको पता होगा वहाँ के लोगों का। जल्द ही उधम सिंह नगर के किच्छा में ऋषिकेश एम्स का कैंपस बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद कुमाऊं के जिलों को भी ड्रोन मेडिकल सेवा से जोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। उत्तराखंड में तिल के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। यहाँ प्याज के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। साथ ही गेहूं के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। आलू में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करते रहें। इस समय जौ के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। उत्तराखंड में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही टमाटर में भी कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क लें। इसके अलावा उत्तराखंड के किसान टमाटर के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। साथ ही आलू के खेत में सिंचाई करते रहें। आलू के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान मूंग के खेत की देखभाल करें। अभी प्याज की रोपाई कर लें। प्याज के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ खीरे की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह करेले की बुआई करते रहें। उत्तर प्रदेश में कद्दू की बुआई कर लें। वहीं के किसान पालक की बुआई करें। इसके साथ ही धनिया की बुआई करते रहें। ये समय मेथी की बुआई के लिए उपयुक्त है। और अब बात करेंगे खास खबर की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कहा कि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस की तरफ से गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। दक्षिण हो या उत्तर, किसी भी राज्य के साथ कोई अनदेखी नहीं की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज सुबह भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात करके उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित होने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विकास केंद्र और वैश्विक ऊर्जा के लिए मांग केंद्र बन रहा है। इस स्थिति को दर्शाते हुए केवल 2 वर्षों में एनर्जी इंडिया एनर्जी वीक वैश्विक ऊर्जा कैलेंडर पर एक प्रमुख तारीख बन गया है। मध्य प्रदेश की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा में 7 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हैं। राज्य में परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए 3600 से अधिक परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। नई दिल्ली में 9 फरवरी से 2 दिवसीय सुशासन महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे।
रामलला की प्रतिष्ठा के बाद से ही भक्तों का सैलाब रामनगरी में अपने इष्ट के दर्शन के लिए लगातार उमड़ रहा है। इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू अपने कैबिनेट के साथ अयोध्या रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।